नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान जी। नमस्कार। गाजा की जो आग है वो धीरे धीरे लेबनान, यमन और इसी रास्ते होते हुए आखिरकार कतर के दोहा में पहुंच गई। 9 सितंबर को इसराइल के करीब दर्जन भर फाइटर जेट्स दोहा में एक ऐसे स्थान पर अटैक कर देते हैं जहां पर शांति वार्ता चल रही थी और अंदेशा ये जताया जा रहा था कि कतर, जो लंबे समय से मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है गाजा के उन पीड़ितों के लिए, इसराइल के उन बंधकों के लिए, वो आखिरकार अब केवल निंदा प्रस्ताव के लिए जाना जाने लगा। और वो निंदा प्रस्ताव अरब के तमाम देशों के रास्ते होते हुए अमेरिका तक से आए और दूसरे मुल्कों से आए। इसके बाद बैठकों का दौर शुरू होता है। जिस तरीके से ये निंदा की घड़ियां बीतती गई, सुर्खियां आती रहीं, उस हिसाब से ये लगा कि इसराइल पर कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन दोहा में क्या कुछ हुआ, उसकी जानकारी हमारे साथ इमरान खान जी हैं, वो आपको विस्तार से देंगे। लेकिन सवाल ये है सर कि जिस तरीके से दोहा में शुरुआती दौर में हमने देखा कि जो करीब करीब ऐसे देश जो अब तक इसराइल के पक्ष में कहीं ना कहीं पीछे छिपे तौर पर दिखाई दे रहे थे जी, वो भी आग बबूले तौर पर दिखाई दिए। आग बबूला तौर पर जैसे हम कह सकते हैं कि उनके भाषणों में इस तरीके की चीजें शामिल रही। क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में कुछ होगा इससे बढ़कर? वही बात है दिव्यांशु की, जब आग होती है, एक होता है ना सर्दियों में भी जब हम देखते हैं जब आग तापते हैं तो एक निश्चित दूरी से वो हमें सुकून देती है, हमें गर्माहट देती है, जब तक वो बिल्कुल हमारे कपड़ों के करीब ना आ जाए। लेकिन अगर तापते हुए हमारा हाथ उस पर लग जाए तब वो हमें सुकून नहीं देगी, झटका देगी, जला देगी। और अब यही हुआ है। जब तक गजा चल रहा था तब तक खित्ते के, उसी क्षेत्र के अरब देशों पर कोई ख़ास असर नहीं था। वो निंदा करते थे, बार बार इसराइल को लानतें भेजते थे, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, उसका मसला है, ठीक है, हम एक उम्मा होने के नाते, एक मुस्लिम उम्मा होने के नाते हम उनके साथ हैं। उनका एक उसको लेकर के एक अपना एक आइडियोलॉजी भी थी, वो सब ठीक है। लेकिन ठीक है, जब कतर पर सीधे मिसाइलें आई, मिसाइलें नहीं बल्कि एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद अब अरब मुल्कों के कान खड़े हुए हैं। उन्हें समझ में आ गया कि अब तो ये आग बिल्कुल हमारे करीब आ गई है और हमारे हाथों को जलाने लगी। अब जो मज़ा तापने में आ रहा था नहीं, अब तो हाथ जल रहे हैं। और यही वजह है कि सब आनन फानन में बैठे मुस्लिम देशों को भी बुलाया गया। वो मुस्लिम देश जो कई तो अपने आप को न्यूक्लियर पावर कहते हैं, कई बड़ी बड़ी सेनाओं के रखने के दावे करते हैं, लेकिन उन सब की जो सोच थी, उन सब के जो एक्शन थे, वो हम पिछले 2 साल से देख रहे थे। लेकिन कतर में सारे के सारे आनन फानन में जुटे, बहुत कम समय में सब इकट्ठा हुए और वहाँ एक उम्मीद जागी कि अब कोई बड़ा एक्शन होगा इसराइल के खिलाफ, क्योंकि ये बर्दाश्त से बाहर चीज़ हो रही है, पानी सर से निकल गया है। हम और बहुत से एक्सपर्ट्स, हम बार बार उनसे बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और बहुत से लोग ये मानकर चल रहे थे कि जैसे 12 घंटे के दरमियान ईरान ने एक्शन लिया था, कुछ वैसा ही होगा और बहुत जबरदस्त होगा। ये लोग इसराइल के एक बड़े हिस्से पर नुकसान करेंगे। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। उस बड़ी मीटिंग के बाद भी सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन इस मीटिंग को हम नाकाम नहीं कह सकते, इस मीटिंग को हम नाकामयाब नहीं कह सकते, असफल नहीं कह सकते। यहां से एक चिंगारी जरूर पैदा हुई है। मेरे बहुत सारे जानकारों से बात हुई, वो कहते हैं कि यहां से एक बड़ी चिंगारी पैदा हुई है जिसके असरात हमें आगे आने वाले वक्त में नजर आएंगे। बिल्कुल। आपने बीच में शामिल किया कि परमाणु ताकत वाले देश, बड़ी सेनाओं वाले देश, पाकिस्तान, तुर्की, ये जो इनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री थे, इन सबके भाषणों से कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब तुर्की जो है वो खुलकर मैदान में आ सकता है। जैसा कि हमने एर्दोगन की जो उनकी स्पीच थी उसको सुना, भाषण को सुना हमने बाकायदा लाइव हिंदुस्तान पर, आपको हिंदी में वो भाषण मिल भी जाएगा। तो उसको देखने के बाद, उसको सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे पीछे कुछ न कुछ तुर्की और इसराइल में चल रहा था। उन्होंने जैसा जिक्र किया कि करीब 1.5 साल से इस बैठक के मैं कह रहा हूँ ना कि वक्त के साथ साथ चीजें आएंगी। कुछ अच्छे जो असरात हुए हैं वो हुए हैं और वो दिख भी रहे हैं। कुछ तो अभी नहीं दिखेंगे, बाद में दिखेंगे, और कुछ दिख रहे हैं। जैसे कि तुर्की की आपने बात की, एर्दोगान से बहुत उम्मीदें हैं इस वक्त। उन तमाम लोगों को जो गजा को
अब और ज़्यादा तबाह होते या ख़त्म होते नहीं देखना चाहते, क्योंकि तुर्की एक बड़ा और ताकतवर देश है, उसकी अपनी मजबूत सेना है और वो उसका एक पास्ट भी है, वो ऑटोमन साम्राज्य को रिप्रेजेंट करता है, जो एक बहुत लंबे वक्त तक जो है मुस्लिम दुनिया पर जिसने राज किया और दुनिया के एक बड़े हिस्से में उसका शासन हुआ करता था। यूरोप तक ऑटोमन साम्राज्य की धमक थी। तो एर्दोगान ने अपनी स्पीच में जो बातें कही उसमें एक बड़ी बात उन्होंने कही कि तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि हम पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी नहीं बना देते। ये बात पहली बार एक तरह से हम कह सकते हैं, ये बात है, हो सकता है अलग अलग मंचों पर कहती रही, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर ये बात एकदम से इस्राइल को एड्रेस करते हुए कही गई है, सीधे नाम लेकर उन्होंने कहा, तो ये बात नेतन्याहू को, इस्राइल को चुभ गई है। उन्होंने तुरंत एक्शन उस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारा अपना शहर है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। यहीं से ये चिंगारी आप देखिएगा शुरू हो चुकी है। मतलब तुर्की ने बहुत बड़ा इशारा, आप इस्राइल से उसकी जगह, इस्राइल जिस पर आरोप लगता है कि वो दूसरों की जमीनें छीनता है, दूसरों के शहर छीनता है, आप उससे उसका शहर छीनने का आपने उसको चैलेंज कर दिया। ये बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है तुर्की और इस्राइल के बीच। अभी तक जो तुर्की ऐसा लगता था कि पसे पर्दा, पर्दे के पीछे इस्राइल को सपोर्ट करता है, उसके साथ बिजनेस करता है, उसको तेल भेजता है, वही तेल, वही ईंधन जो है इस्राएली फाइटर जेट पर लगता है, उनके टैंक पर लगता है और वही गजा पर जाकर बरसते हैं। लेकिन एर्दोगान की बातें, एक्शन नहीं, सिर्फ बातें फिलहाल बता रही हैं कि ये चिंगारी भड़क चुकी है जो आगे आने वाले में दिखेगी। और ये कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए सुकून की बात है, क्योंकि देखिए एक इस्राइल अपने आप में एक ताकतवर देश तो है, अमेरिका को उसको सपोर्ट है, इसलिए वो ताकतवर है। उसके सामने कोई ताकत अभी तक खड़ी नहीं हो पा रही थी, ईरान को छोड़कर। ठीक है, ईरान का एक अलग ही मामला है, ईरान का तो मामला ही अलग है। तो ईरान के अलावा अगर कोई ताकत फिलिस्तीन के लिए इस्राइल के सामने खड़ी हुई है, तो अब ऐसा लग रहा है कि तुर्की है। ये चीजें बदल भी सकती हैं, क्योंकि बहुत तेजी से डेवलपमेंट होते हैं और जो मिजाज है अरब खित्ते का और नॉन अरब खित्ते का भी, यानी मुस्लिम देशों का भी, वो बहुत ही ज्यादा हम तो देख ही रहे हैं। और फिर आरोप ये लगाते हैं, हम कमेंट बॉक्स में पढ़ते हैं कि ईरान, आप बार बार ईरान के गुणगान गाते हैं, आप ईरान के भक्त बनते हैं। ईरान कोई गजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए थोड़ी ना कर रहा है, वो तो अपने बचाव के लिए कर रहा है, अपने न्यूक्लियर सेंटर्स पर उसके टारगेट पर थे, इसलिए उसने हमला किया। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा, बहुत सारे जानकार कहते हैं जो अक्टूबर 2024 और अप्रैल 2023 में जो हमला ईरान ने किया था, 2 हमले इससे पहले कर चुका है ईरान, है ना, वो शुद्ध रूप से गजा के लिए थे, गजा के फेवर में थे। ये जो हमला अभी हुआ था वो तो इस्राइल के हमले का पलटवार था, जो जून 2025 की 12 दिनों की जंग थी। तो 2 हमले पहले भी ईरान कर चुका है। तो जो हो रहा है हम वही बताते हैं। बहुत सारे लोग होंगे अलग अलग ख्यालात के, एक उसमें फ़िरक़े वाराना ख्याल भी रहता है, इसमें कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि लोग कहते हैं कि आप ईरान के फेवर में ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन ये वो उनकी एक फ़िरका वाराना एक सोच के तहत भी वो कहते हैं। जबकि आप देखिए ना, जो दिख रहा है वो तो है ना, अरब दुनिया खामोश है तो है ना, अरब दुनिया अमेरिका और इस्राइल के पसे पर्दा साथ है तो है ना, अमेरिका साथ साथ खुल के है ना, अगर उनके बेसेस हैं अरब देशों में तो है ना, वो मजबूर है तो है ना, इसमें छुपाव कहाँ है? और ईरान एग्रेसिव है तो है, अब उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फिर भी तुर्की से बहुत उम्मीदें हैं, बड़ा देश है और एक बहुत बड़ा तबका, मैं मुसलमानों की भी बात कर रहा हूँ, दुनिया भर के मुसलमानों की, वो तुर्की में एक उम्मीद की किरण देखते हैं और उम्मीद है कि तुर्की इस दिशा में अब आक्रामक होगा। बिल्कुल, तुर्की कितना आक्रामक होगा, जैसा एर्दोगन ने अपनी भाषण, अपनी स्पीच के दौरान एक जिक्र किया कि हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। संघर्ष कहाँ है उनका, वो उन्हें शायद अच्छे से पता होगा। लेकिन इस बीच हमने निंदा प्रस्तावों से हटकर एक बयान सुना मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम अनवर का। उन्होंने इस निंदा को लेकर सबको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि निंदा से आगे बढ़ना होगा, निंदा से मिसाइलें नहीं रुकने वाली हैं। जो निंदा आप लोग बार बार कर रहे हो, उससे इसराइल की आक्रामकता रुकने वाली, खत्म होने वाली नहीं है। हमें अब एक साथ लड़ना पड़ेगा। यानी साफ यह संकेत था कि देखिए, आज के लिए कतर पर
एक हमला किया गया, ये सांकेतिक हमला दूसरों के लिए भी समझ सकते हैं आप। उन्होंने हमास का सहारा भले लिया हो कि नहीं, हमने हमास की बैठक को या उनके जो भी बताते हैं वो कि हम उनका आतंकियों को खत्म करना चाहते हैं हमास की, लेकिन सवाल उनके लिए भी ये बन चुका था कि धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि यही आरोप लगाकर दूसरे अरब देशों को भी अब सिकोड़ना शुरू कर दे एक तरीके से कि नहीं हमारे पास आओ, क्योंकि ऊपर से सहारा अमेरिका का है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या मलेशिया के प्रधानमंत्री का यह बयान कितना मायने रखता है दूसरे देशों के लिए? दूसरी तरफ एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि सीरिया के नए नवेले राष्ट्रपति, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि तलवारें, कहीं ना कहीं उन्होंने एक शायरी पढ़ते हुए कहा कि तलवारें उठानी होगी अब। नहीं, वो अच्छा, वो बोले बहुत अच्छा। देखिए, बोलते तो सब अच्छा है। जो मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती हैं वो कहते हैं कि चाहे जौलानी हो, चाहे ये एर्दोगान हो, इनके लिए जो भी डायलॉग लिखते हैं लोग वो बहुत अच्छा लिखते हैं, वो उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अबू मोहम्मद जौलानी उर्फ अहमद अल शरा जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त सीरिया के, क्या उन्होंने अपना गोलान हाइट्स इसराइल से वापस पा पाए? जैसे ही वो आए थे उसके बाद इसराइल ने आनन फानन में गोलान हाइट्स का जो तुर्की वाला हिस्सा था उसमें कंट्रोल कर लिया। अबू मोहम्मद जौलानी ने कहा कि एक गोली भी इसराइल के खिलाफ हमारे यहां से नहीं चलेगी और इसराइल के खिलाफ हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। ये उन्होंने ईरान के लिए कह दिया था। ईरान को वहां से खदेड़ते समय ये बात उन्होंने कही थी। तो ठीक है, सभी इकट्ठा हुए थे तो सभी ने इसराइल पर अपना गुस्सा निकाला, वहां तक ठीक है। और जो आपने मलेशिया के लीडर की बात की, उन्होंने भी अच्छा कहा, अच्छी बात है। एर्दोगान की बात को इसलिए हम गंभीरता से ले रहे हैं इन सब में, बाकियों का तो मुझे तो कतर का भी थोड़ा सा अभी डाउट है। कतर ने अपनी बात कह दिया, हो गया, हो सकता है ये मामला अब ठंडा हो जाए। कतर पर हमला हुआ है तो वो थोड़े दिन तक तो उथल पुथल उसमें रहेगी, जाहिर सी बात, उन्हें अपनी आवाम को भी जवाब देना है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। क्या ही करेंगे आप सोचिए ना, जो अमेरिका पर डिपेंड है सब कुछ अपनी सारी ज़रूरतों के लिए, खासतौर से डिफेंस की, वो क्या करेंगे? क्या अमेरिका कहेगा कि आप इसराइल पर अटैक कीजिए, या अमेरिका के रहते ये मुमकिन है? तो खैर ये तो बहुत मतलब ये बातें तो बचकाना है। लेकिन तुर्की की बात को इसलिए हम गंभीरता से ले सकते हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हमास की जो बची हुई लीडरशिप है, ये कहा जा रहा है, इसमें सच्चाई कितनी है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन वो तुर्की में पनाह लिए हुए हैं। ये बड़ी बात है। जो अंडरग्राउंड हुए हैं उसके जो लीडर, ऐसा माना जा रहा है कि वो तुर्की में है। इसीलिए भी एग्रेशन आपको एर्दोगान का देखने के लिए मिला उस कॉन्फ्रेंस में, उस समिट में। वो लगातार इसराइल को धमका रहे हैं क्योंकि ये बड़े चांसेस बनते हैं कि इसराइल का अगला टारगेट तुर्की हो सकता है, क्योंकि इसराइल के पीएम नेतन्याहू तो साफ कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमास का हम आखिरी तक पीछा करेंगे, जिस देश में दिखेगा उस देश में घुसकर मारेंगे। हमारे लिए सीमाएं वगैरह कोई मायने नहीं रखती, किसी की कोई ताकत मायने नहीं रखती। तो यहां तुर्की अगर उन्हें धमका रहा है या रोकने की कोशिश कर रहा है, तो या इस तरह की बात कह रहा है कि हमारा लक्ष्य तो फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम है, तो फिर नेतन्याहू का भड़कना स्वाभाविक है। तो अगर ये दोनों देश आमने सामने होते हैं, अगर ये नूरा कुश्ती है, तो बड़ा धोखा है, माफ कीजिएगा, पूरे दुनिया के मुसलमानों के साथ, जो कि गजा को लेकर, और उन तमाम लोगों के साथ, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, उन तमाम लोगों के साथ, वो बहुत सारे यूरोपियन लोग भी हैं जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं गजा के लिए, उन सब के साथ एक धोखा होगा, उन सबको छलने वाली बात होगी। लेकिन अगर तुर्की वाकई सीरियस है और यहाँ से तुर्की एक मजबूत यहाँ से अपनी छवि बना सकता है, और जो ख्वाब एर्दोगान देखते हैं कि उन्हें बनना है, मुस्लिम दुनिया का लीडर बनना है और ऑटोमन एम्पायर की जो खिलाफत थी उसको वापस पाना है, तो हो सकता है अगर वो यहाँ से अपनी एक नई यात्रा, एक नया सफर शुरू कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। बिल्कुल। बीच में एक बात हुई कतर को लेकर कि कतर, हो सकता है कि कतर खुद में इस बात को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति में हो कि अमेरिका साथ देगा या नहीं देगा, या उसे भरपूर इस बात का अंदाजा हो गया हो। बीच में हमने देखा मार्को रूबियो भी यात्रा पर थे, वहां की उनकी क्या बातचीत हुई होगी, अमेरिका से ट्रंप का क्या संदेश मिला होगा, वो सब कुछ कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। क्योंकि जिस देश पर हमला होता है, अगर वो देश इस तरीके से बयान दे अगले ही दिन कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपने जवाबी कार्रवाई के तौर पर कुछ भी नहीं किया, अगर आप करते तो शायद उम्मीद जता सकते थे कि दूसरे देश भी आते, हो सकता है जैसा ईरान की तरफ से हमने देखा कि किस तरीके से अग्रेसिव मूवमेंट जो है उसकी तरफ से दिया गया। पेजेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने भी इस बात के लिए कहा कि हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा हमें, सिर्फ
हमें बयानबाजी तक नहीं सीमित रखना पड़ेगा, अपने आप को इससे आगे निकलना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गई थी कि यूएई और बहरीन, ये ऐसे जो देश हैं, इनके जो मुख्य, एक तरीके से कह सकते हैं आप, राष्ट्रपति, अमीर, जो भी ये लोग हैं, वो वहां पर राष्ट्राध्यक्ष जिनको कहते हैं, वो नहीं पहुंचे, बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से सांकेतिक तौर पर किसी और को भेज दिया कि चलिए हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ये आए हैं। तो क्या ऐसा है कुछ के अंदर खाने कुछ और चीजें चल रही थी? देखिए, जो अरब के देश हैं, कोई दो राय नहीं कि बहुत मजबूत है पैसों से, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, तेल की दौलत से माला माल है, और अपने यहाँ का उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा बनाया है, अपने आप को ऐसा डेवलप किया है, उसमें यूरोप का भी बड़ा पैसा लगा हुआ है, और उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड क्लास बनाया है। तो जाहिर सी बात है, वो ऐसे किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, या ऐसे किसी मामले में नहीं उलझना चाहते कि उनके उस लक्ष्य को नुकसान हो। आपने मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, उनका भी भाषण आपने सुना होगा, उन्होंने अपने यहाँ दिया था जो इस हमले के बाद, तो उन्होंने अपनी सारी उपलब्धियां ही बताई थी अपने लोगों को। तो पहले वो बताकर वो यही साबित करना चाहते हैं कि हमने इतना यहाँ निवेश करवाया है, या आप लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हमने इतना कुछ किया कि अगर हम उसके इशारे वही थे कि अगर हम ज़्यादा हाथ डालते हैं, ज़्यादा दुश्मनी मोल लेते हैं इसराइल से, या इस तरह से कोई अपना बड़ा एग्रेशन दिखाते हैं, तो फिर हमारे वो जो चीज़ें वो पीछे छूट जाएंगी। तो अरब मुल्कों की भी एक मजबूरी है। आपने कतर और बहरीन की बात की, वो इसराइल के साथ अब्राहम समझौते से बंधे हुए हैं, मोरक्को बंधा हुआ है, जॉर्डन बंधा हुआ है। जॉर्डन तो फिर भी शर्मा शुरमी में चला आया, लेकिन इन लोगों ने अपने बहुत मतलब मामूली अधिकारियों को भेज दिया, इनके जो चीफ थे, बड़े लीडर्स थे, वो नहीं आए। तो उससे ही आप इशारा समझ लीजिए कि अरब मुल्कों की प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है। तो क्राउन प्रिंस का भाषण हो, चाहे इन कतर और बहरीन का के जो चीफ हैं उनका ना आना हो, ये अपने आप में बताता है कि ये चीज़ें बैठ करके, ठीक है, एक संगठन बनाकर बोला जा सकता है, लेकिन ईरान जैसा वो नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान ऐसा करने की कीमत चुका रहा है पिछले 47 सालों से, पर वो अब नहीं चुका सकते। वो इतना आगे बढ़ गए हैं कि अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे, सऊदी ने किया था ना, यमन पर करने की कोशिश किया था 2015 में, वो करके देख चुके हैं। हूतियों को, उन्हें लगा कि हूतियों को एयर स्ट्राइक करके वो नेस्तो नाबूद कर देंगे और 4 दिन में जो है राजधानी सना को हूतियों से आज़ाद करा लेंगे। लेकिन जब आप करते हैं ऐसा, तो आपको ग्राउंड रियलिटी वहां की मालूम चलती है, और फिर आप पीछे होते हैं, और फिर ईरान के पास भागते हैं कि भैया माफ़ करवाओ, और हम आइंदा से अब नहीं करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है। वो एक हमारे साथ अभी पिछले दिनों आकिफ जैदी साहब बैठे थे, ईरान के एक बड़े रिसर्चर हैं और वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा था कि आप जब एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और एक उस तरह की लाइफस्टाइल को जीने लगते हैं, आपकी तर्ज ज़िंदगी पूरी तरह बरसों से बदली हुई है, तो आप ज़्यादा उसमें आप बहुत ज़्यादा ये नहीं ले सकते, आप उसमें दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। तो अरब मुल्क इससे आगे शायद ही बढ़े, और वो जो करना होगा अमेरिका के साथ करेंगे, और अमेरिका इसराइल के खिलाफ जाएगा। आपको लगता है क्या? इसराइल को डांट सकता है, धमका सकता है, ऊपरी तौर पर कह सकता है, पर इन लोगों से के जरिए उस पर हमला तो नहीं करवा सकता ना। तो ये बात बहुत दूर की कौड़ी है दिव्यांशु। मुझे नहीं लगता, हमारे दर्शकों को अगर लगता हो तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि सबकी राय जुदा जुदा होती है, सबके आकलन अलग अलग होते हैं। मुझे लगता है सभी अपनी राय शेयर करें। बिल्कुल। अभी कतर का सर ने जिक्र किया था, लेकिन यूएई और बहरीन, मोरक्को, ये देश शामिल नहीं हुए थे। कतर की राजधानी दोहा में ही बैठक थी। लेकिन सवाल एक तरफ ये उठने लगा कि पाकिस्तान जैसे देश ने, जो न्यूक्लियर पावर है, और उसने अपने आप को कहीं ना कहीं एक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम इन सभी देशों में एक ऊपरी तौर पर, जैसे तुर्की अपने आप को दिखाए उस तरीके से मैं भी हूं एक पावर के तौर पर इन इस्लामिक कंट्री में, उसने मांग की कि प्रतीकात्मक तौर पर कि एक नेटो बनाया जाए, जैसे नेटो इनका है अमेरिका का, उसी तरीके से कि उसमें इस्लामिक नेटो बनाया जाए। ये कितना लगता है कि ये पारदर्शिता हो पाएगी इसमें, इस्लामिक कंट्री में? और इसके अलावा शिया सुन्नी की जो हम देखते हैं कि अक्सर करके अगर कुछ भी इस तरीके का होता है कि नहीं भाईचारा बनाना है हमें, तो उसमें ये वाली लड़ाई फिर चली आती है कहीं ना कहीं। और ईरान को लेकर दूसरी तरफ से माहौल बन जाता है कि अगर इस्लामिक नेटो की जो मांग हो रही, जिसको तुर्की और मिस्र की तरफ से समर्थन भी दिया गया, तो लगता है कि आज की वर्तमान परिदृश्य में ऐसा संभव हो पाएगा क्या पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल। पाकिस्तान तो देखिए
वो चौधरी बनने की कोशिश करते हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ। पाकिस्तान जब चाहे जहाँ चाहे अगर वो चौधरी बनने लायक होते तो सारे अरब मुल्क उनका इस्तेमाल सिर्फ वही होता है, उनकी सेना के जो रिटायर कर्नल जनरल होते हैं उनको सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के मुल्क में की सेनाओं में सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए रखा जाता है ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह के उनसे काम लिए जाते हैं, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती आमतौर पर, क्योंकि वो खुद इन अरब देशों के भरोसे पल रहा है पाकिस्तान, और इनके कर्जों में डूबा हुआ है। जब बहुत ज़्यादा गरीबी की हालत वहाँ आ जाती है तो वो अरब मुल्कों से ही कर्जा लेता है। ये अरब मुल्क इस्लाम के नाम पर उनको मदद देते हैं और फिर उनकी गाड़ी चलती है। इस ईरान से वो उस बॉर्डर पे पिट रहे हैं, भारत से तो खैर वो पिटते ही रहते हैं, और अफ़गानिस्तान से भी पिटे हैं, तालिबान उनको जब चाहे जब पीट देता है। तो चौधरी बनने के लिए इतनी पिटाई थोड़ी ना चाहिए। तो चौधरी बनने के लिए मैं तुर्की के लिए ज़रूर कहूँगा कि अगर तुर्की के लिए सही वक्त है, अगर वो कहीं ना कहीं अपने आप को साबित कर दे इस वक्त, ये एर्दोगान के लिए, रजब तैयब एर्दोगान के लिए गोल्डन चांस है। अगर उन्हें ईरान से भी पार जाना है, देखिए ईरान का तो एक अपना एक अलग ही वजूद की अपनी जंग है, और खामनेई साहब को फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग स्वीकार कर रहे हैं इस वक्त जब से वो उलझा है इसराइल से। लेकिन अगर एर्दोगान की ये परीक्षा की घड़ी भी है, वो अगर यहाँ से निकल गए तो वो वाकई उस पूरे खित्ते में अपना दम मजबूत कर पाएंगे। लेकिन हाँ, उन्हें पीछे नहीं हटना होगा, वो कुछ बहुत कुछ छोड़ना भी होगा। खुद जिक्र कर रहे थे कि मुझे 9 अरब डॉलर्स का जो है नुकसान अभी तक हो चुका है, हर साल का नुकसान हो रहा है। मैं वो नुकसान उठाने को तैयार हूँ, लेकिन फिलिस्तीन के इशू को नहीं छोड़ूंगा। तो अगर वो ये बात सच है, वो कह रहे हैं, तो उम्मीद की जाए कि वो और कुछ त्याग करेंगे, कुछ समर्पण करेंगे, और इसके बदले में हो सकता है कि उस मुकाम तक वो पहुंच जाएं कि वो लोगों के दिलों में जगह बना लें। तुर्की से ये उम्मीद लगती है। चलिए, बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। इन बैठक के दौरान एक एयर डिफेंस जो बन के अपने आप में आया, वो निंदा एयर डिफेंस एक तरीके से दिखाई दिया। लेकिन निंदा वाला एयर डिफेंस कितना मिसाइलों को रोक पाएगा? जैसा मैंने पहले बताया कि मलेशिया के पीएम इब्राहिम अनवर ने कहा कि जो आपकी निंदा है, इन निंदाओं के चलते मिसाइलें नहीं रुक सकती। उसी तरीके से एयर डिफेंस निंदा वाला जो है वो कितना कारगर साबित होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि अरब देशों से जो मांग उठाई जा रही है, इस्लामिक नेटो की हो या फिर एक तरीके से ये हो कि चलो इस्लाम के जो बाकी देश हैं उन सबको मिलकर एक ऐसा हम रक्षा कवच बनाते हैं जो इसराइल को कहीं ना कहीं उसका कब्जा जो किया गया है एक तरीके से फिलिस्तीन की जमीन को, उसको छुड़ाया जाए। इसके अलावा गाजा के लोगों की रक्षा की जा सके। बहरहाल आप क्या सोचते हैं उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु, मेरे साथ इमरान खान जी थे। आप सभी का शुक्रिया।